ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम पिछले कुछ क्लासेस से ज्यामिति या ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और पिछली 2 या 3 क्लासेज में हमने वृत्त से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी? तो पिछली क्लास में हमने वृत्त के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या, कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है एंड वृत्त का व्यास क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमने सीख लिया था। तो वृत्त की जो बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक परिभाषाएं जो होती हैं मूलभूत, वो सभी हमने सीख ली थी और हमने इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब जैसा कि हम हर क्लास में करते आए हैं कि पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने चैट ऑफ कर दी है ताकि कोई भी बच्चा चैट में अपना आंसर नहीं कर पाए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, अभी अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि मैंने पिछली क्लास में ही बोला था कि ये क्लास 7:01 पे स्टार्ट हो जाया करेगी। अब से हमेशा 7:01 पे स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए सभी बच्चे थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करें। अभी भी काफी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, अगली क्लासेस सभी बच्चे 7 बजे तक सब ज्वाइन कर लेंगे, ताकि 7:01 पे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर पाए। आज की क्लास भी 7:01 पे स्टार्ट कर दी थी और आपको पिछली क्लास पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। काफी बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। सर चैट ऑन कर दो। नहीं, चैट ऑन अभी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि पोल सेक्शन चालू है। जैसे ही मैं पोल सेक्शन को बंद करूंगा तो चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप चैट में आंसर कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज हमने 7:01 पे स्टार्ट कर दी थी। अब से सभी क्लासेज, आगे की जितनी भी क्लासेज होंगी, हमेशा 7:01 पे स्टार्ट हो जाया करेंगी। इसलिए सभी बच्चे 7 बजे तक क्लास ज्वाइन कर लें। अब जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है और ये क्वेश्चन पिछली क्लास पर बेस्ड है। ठीक है, अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन पिछली क्लास पर बेस्ड है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। कमेंट्स मैंने बंद कर रखे हैं क्योंकि कमेंट में अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7:06 हुआ है, 1 मिनट और वेट करते हैं। 7:07 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 7:07 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चों का आंसर सही भी है, अच्छी बात है कि काफी बच्चे आंसर सही भी कर रहे हैं। क्वेश्चन सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड और बचे हैं आपके पास, 30 सेकंड्स और हैं। 30 सेकंड्स के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड्स और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
20 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और बचे हैं। अच्छा, ये व्रत मैंने अभी बनाया है, ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा था। ये जो व्रत आप देख रहे हो ये मैंने अभी अभी बनाया है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। जिसने भी आंसर नहीं किया सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। 10 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं। अच्छा, चैट में केवल जो भी आंसर करेगा केवल एक ही बार आंसर करेगा। अगर आपने एक से ज्यादा बार आंसर किया तो क्लास से निकाल दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करें, ठीक है। चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन में हमसे एक वृत्त की त्रिज्या पूछी है और उसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको पिछली क्लास का याद हो तो सभी बच्चे कमेंट में ये बताएंगे, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा? जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की उसको क्या कहते हैं? कमेंट में लिख के बताना है। वृत्त की जो बिगेस्ट कॉर्ड या लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, उसको हम कहते हैं व्यास। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें व्यास की लंबाई दे रखी है, व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लो ये इसका केंद्र है, तो फिर व्यास क्या होगा? व्यास ऐसी जो जीवा जो इसके केंद्र से होके जाए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। या हम कहें कि अरे क्लियर है? नहीं, आवाज क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आवाज क्लियर है आपको, हाँ, अपने नेटवर्क चेक करने हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? इसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक ये पूरी हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये किस तरह से होती है? ये इसका यदि केंद्र है तो ये बराबर बराबर होंगी, मतलब ये लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई ये वाली भी होगी। अब ये कुल मिला के 4 है तो आधी आधी हो जाएगी, सॉरी कुल 8 है, 8 सेंटीमीटर है तो ये आधी आधी हो जाएगी, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या तो आपको दिख रही है ना, सीधी की सीधी, कि यदि ये केंद्र है, ये तो केंद्र है ना, यही तो हमने माना था। तो चाहे आप ये वाली लंबाई लीजिए, कौन सी वाली? चाहे तो आप ये रेड वाली लंबाई लीजिए, चाहे आप ये ग्रीन वाली लंबाई लीजिए, दोनों ही 4 सेंटीमीटर हैं और दोनों ही इसकी त्रिज्याएं हैं। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे? कि हमें इसका व्यास दे रखा है, सबसे बड़ी जीवा मतलब व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है, वह व्यास की आधी होती है, मतलब व्यास बटे 2 आएगा। व्यास कितना दे रखा है? 8, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हो गया पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। अब हम आज से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग, यानी कि जो सर्कल होता है उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है, एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है, उस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, वृत्त के अंदर के भाग को, वृत्त के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर, ठीक है। अब अंदर का भाग मतलब आप कोई भी एक वृत्त बना लीजिए अपनी कॉपी पर। मान लो ये मैंने एक वृत्त बनाया है, तो इस वृत्त का जो ये अंदर का भाग है, ठीक है, वृत्त का जो ये अंदर का भाग होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अभ्यंतर, वृत्त का अभ्यंतर, या फिर इंग्लिश में हम इसको इंटीरियर कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसको इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया वृत्त का अभ्यंतर। अब आपको लगेगा कि सर ये अगर अभ्यंतर है तो फिर, ठीक है, ये हो गया अभ्यंतर, तो फिर इस भाग को क्या कहते हैं? जो वृत्त के बाहर है, जो वृत्त के बाहर है उस भाग को क्या कहते हैं? तो उसी हिस्से को वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं।
उसी हिस्से को क्या कहते हैं, वृत्त का बहिर्भाग। यानी कि ये यदि वृत्त है तो ये जो पूरा हिस्सा होगा, अब इसको ये कितना भी दूर तक हो सकता है, आप इसको कितनी भी दूर तक बना लीजिए, जितनी दूर तक आप इसको बना सकते हैं वो पूरा ही वृत्त का बहिर्भाग होगा। इस वृत्त का क्या होगा, सर्कल का एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर पार्ट होगा। ठीक है, इस वृत्त का इंटीरियर यानी कि अंतर अंतः भाग क्या होगा या उसका बहिर्भाग क्या होगा। ये दोनों चीजें समझ में आई, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे इसका अभ्यंतर क्या होगा और बहिर्भाग क्या होगा। दोनों चीजें बहुत ही सिंपल है। वृत्त के अंदर जो है वो भाग कहलाएगा अंतर्भाग। ठीक है, वो कहलाएगा अंतर, या अभ्यंतर कहते हैं उसको, या वो अभ्यंतर कहलाएगा। और जो वृत्त के बाहर की साइड है उसको हम सर 8 बजे लगेगी क्लास। क्या? 8 बजे लगेगी क्लास। हाँ 8 बजे तक लगेगी, बिल्कुल। ठीक है, इसको, हाँ इजी था ना, काफी इजी था। तो देखिए यहां से ना हम कुछ चीजें समराइज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम सीख सकते हैं कि यदि आप सभी बच्चे क्या करोगे, सभी एक अपनी कॉपी पर एक ऐसे व्रत बना लीजिए, जैसे एक यहाँ व्रत बना हुआ है ना, ऐसे आप एक व्रत बना लीजिए। ठीक है, व्रत बनाया तो क्या किया, अब ये जो व्रत है उसने आपके कॉपी के पेज को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो व्रत के अंदर का भाग, एक तो व्रत के अंदर का भाग, और एक हो गया खुद व्रत, ये वाला एक हो गया खुद व्रत, और एक व्रत के बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया ना, एक तो व्रत के अंदर वाला भाग हो गया, और एक व्रत खुद हो गया है पूरा व्रत। ठीक है, और एक ये व्रत के बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, अब जो बाहर वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, उसको तो कहते हैं बहिर्भाग। ठीक है, जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं अभ्यंतर। ठीक है, और एक व्रत खुद है ही। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले हम इसको बता देते हैं। व्रत का बहिर्भाग हो गया तो व्रत के 3 भागों में बांटती है, व्रत का अभ्यंतर, एक खुद व्रत हो गया, और एक हो गया व्रत का बहिर्भाग। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक आपको कहीं भी एक पॉइंट दे देंगे, एग्जाम में क्या होगा, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया ये वाला, और इसका नाम है मान लो पॉइंट ए। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि जो बिंदु ए है वो कहां स्थित है। ऑप्शन ए व्रत पर, ठीक है, ऑप्शन बी व्रत के अभ्यंतर में, व्रत के अभ्यंतर में, ऑप्शन सी व्रत के बहिर्भाग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अभ्यंतर मतलब इंटीरियर। हाँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो अभ्यंतर मतलब इंटीरियर होगा ये। ठीक है, अभ्यंतर मतलब, बहुत बढ़िया, सभी का ऑप्शन बी करेक्ट है कि जो ए है वो इस व्रत के अंदर की साइड स्थित है ना, बिंदु ए, इसलिए हम ये कहेंगे कि व्रत के अभ्यंतर में स्थित है, व्रत के इंटीरियर, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में स्थित है वो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक तो सभी का आंसर एकदम सही था। अब ऐसे ही हम कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर दे पाए। क्वेश्चन नंबर 107, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन ये है, यहां आपको एक बिंदु दे रखा है, बिंदु पी। आपको ये बताना है कि जो बिंदु पी है वो कहां स्थित है, वो कहां स्थित है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें गलत मत करना क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक तो सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन इस पर नहीं हो सकता, सॉरी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, लास्ट 15 सेकंड्स और हैं, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान नहीं हो सकता, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, आपको ये बताना था कि ये जो बिंदु दे रखा है P, वह कहां स्थित है। चैट ऑन कर ये दो। चैट ऑन है। बिंदु P कहां स्थित है, देखिए ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना, ये तो हो गया वृत्त के अंदर का हिस्सा जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, और जो मैं इस ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये इसके बाहर का हिस्सा होगा, मतलब बहिर्भाग हो गया। अब जो बिंदु P है वो देखोगे तो वो तो वृत्त के ऊपर ही स्थित है ना। इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु P है, जो पॉइंट P है, वो वृत्त के ऊपर स्थित है, मतलब वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि जो बिंदु P है, इस क्वेश्चन में जो बिंदु P है वह वृत्त पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, पहले ध्यान से पढ़ लो, जल्दबाजी मत करना आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताना है कि जो वृत्त का केंद्र होता है, सेंटर होता है जो सर्किल का, वो कहाँ स्थित होता है। अच्छा, बोल के कोई नहीं बताएगा, अगर किसी ने बोल के बताया तो उसको तुरंत क्लास से निकाल दिया जाएगा। आंसर नहीं बताएगा, बोल के डाउट अपने पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी तक तो ज्यादातर सभी बच्चों का सही है, अभी तक तो सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो वृत्त का केंद्र है वह कहाँ स्थित होता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, फिर से 30 सेकंड रुकते हैं। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप डायग्राम बना लीजिए, उसमें सेंटर बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर कहाँ स्थित है। 30 सेकंड वेट करते हैं, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। 20 सेकंड्स बचे, 20 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स और हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए सिंपल सा है, आप एक सर्कल बनाइए। हाँ, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, सिंपल सा वो है कि आप एक सर्कल बनाइए। तो मैं यहाँ एक सर्कल ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो इसका केंद्र कहाँ होगा, तो इसका केंद्र इसके बीचों बीच में यहाँ कहीं स्थित होगा, अंदर की साइड। अब मैंने बोल के बता दिया कि इसका अंदर की साइड बीचों बीच में होगा, मतलब ये इसका अभ्यंतर हो गया ना। ये क्या हो गया, इसका अभ्यंतर हो गया, या फिर हम इसको इंटीरियर पार्ट भी कहते हैं, इंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये अभ्यंतर में स्थित हो गया। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो वृत्त का केंद्र ये है जो मैंने बनाया है रेड कलर से, ये कहाँ स्थित है, ये वृत्त के अभ्यंतर में, यानी कि इंटीरियर पार्ट में स्थित है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो ये भी काफी आसान था कि ऑप्शन बी, हाँ आप में से काफी बच्चों का एकदम सही आंसर था। चलिए ये तो हो गए वृत्त के अलग अलग पार्ट के बारे में, ये बिल्कुल आसान था। जल्दी से बताइए, आपको समझ में आया कि वृत्त के तीनों हिस्से कौन कौन से होते हैं, वृत्त का बहिर्भाग, अभ्यंतर और वृत्त। जल्दी से कमेंट बताइए, तीनों चीज समझ में आ गई, यस और नो। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं। हाँ जी, जितेंद्र कुमार जी बताइए, जितेंद्र कुमार के नाम से जो भी बच्चा आपने नो लिखा है, कहाँ डाउट है बताइए। सर मैंने जितेंद्र अभी कुमार के क्लास नाम, ज्वाइन करी है। अच्छा तो फिर अभी इसलिए दोबारा नहीं बता सकता।
दोबारा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगली क्लास से ना आपको टाइम पे ज्वाइन करना है। अगर आपने क्लास ज्वाइन लेट की इसलिए समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी जो आपको पहुंच जाएगी कल तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगली क्लास आप फिक्स 7 बजे ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका रह जाएगा। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या, हम चाप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नाम सबने सुना होगा कि चाप कुछ होता है, ठीक है, इंग्लिश में हम इसी को आर्क कहते हैं। अब चाप भी दो तरह की होती है, दीर्घ मतलब बड़ी, ठीक है, लघु मतलब छोटी। ठीक है, तो चाप भी दो तरह की होती है, छोटी चाप और बड़ी चाप। जो छोटी चाप होती है उसको हम लघु चाप कहते हैं, जो बड़ी चाप होती है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चाप के बारे में पढ़ते हैं कि चाप आखिरकार होती क्या है। देखिए वृत्त पर स्थित आप किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए, कहीं भी स्थित हो वो बिंदु, उनको आप मिला दीजिए, तो उनके मिलाने से जो भाग मिलेगा हमें उसे ही हम चाप कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, दो बिंदु बनाइए वृत्त पर, उनको मिलाइए, जो हमें हिस्सा मिलेगा वही एक चाप कहलाएगा। जैसे मान लो ये एक वृत्त है, इस पे मैंने कोई भी ये दो बिंदु ले लिए, एक पी एक क्यू। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई और दूसरे भी दो बिंदु ले सकते हो। ठीक है, तो यदि मैं इन दोनों को मिलाऊं तो देखिए इनको मैं इधर से मिलाता हूं यदि, तो ये जो ब्लू कलर से मुझे मिली है ये क्या है, ये इसकी एक चाप है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर आपने नीचे की साइड से क्यों मिलाया, आप ऊपर की साइड से भी तो मिला सकते थे ना यहां से। बिल्कुल, तो आप यहां से भी मिला सकते हो, इनको मैं यहां से मिला रहा हूं ये ग्रीन कलर के हिस्से से, तो ये भी एक इसकी चाप कहलाएगी। ठीक है, दोनों ही चाप है इसकी। अब आपको बस ये बताना है इन दोनों में से, ग्रीन को जी से लिख रहा हूं मैं, ब्लू को बी से। ठीक है, ग्रीन और ब्लू में से, या फिर नंबर दे देता हूं मैं, ठीक है, नंबर दे देता हूं मैं, इसको पहले इरेज करके, जी और बी की बजाय चाप नंबर 1 और चाप नंबर 2, इनमें से आपको चाप नंबर 1 बड़ी लग रही है छोटी, अच्छा नहीं उल्टा पूछ लेता हूं कि इनमें से बड़ी चाप कौन सी लग रही है, आपको कमेंट में बताना है, चाप नंबर 1 या चाप नंबर 2। बड़ी चाप इनमें से आपको कौन सी लग रही है, चाप नंबर 1 या चाप नंबर 2? ज्यादातर को ना, एक बच्चे को केवल 2 लग रही है, सभी बच्चों को चाप नंबर 1 बड़ी लग रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चाप 1 ही बड़ी है। ठीक है, हाँ मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ग्रीन वाली है ना चाप नंबर 1 ये बड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दीर्घ चाप होगी। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको मेजर आर्क कहते हैं, मेजर आर्क। ठीक है, और जो ब्लू वाली है ये छोटी चाप है, इसलिए हम इसको लघु चाप कहेंगे। अब ये 1 और 2 नहीं आएगा, 1 और 2 तो बस मैंने नाम दिया था इनका, अब 1 और 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको हम लघु चाप, इंग्लिश में हम इसको माइनर आर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा था। चाप क्या है, वृत्त पर स्थित आप किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से यदि जो दोनों बिंदु को मिलाने से जो हिस्सा मिलेगा वो चाप कहलाएगी। अब आप उसको देख के बता सकते हो कि कौन सी दीर्घ चाप है और कौन सी लघु चाप है, यस और नो। तो यहां से एक ये पी क्यू है, तो ये जो पी क्यू है, ठीक है, तो यहां से वैसे भी कह सकते हो ना कि जो चाप है वह वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक बड़ा और एक छोटा। कैसे कह सकते हो आप, उसको कैसे ही समझ सकते हो। तो ये जो दो चाप हो गई, ये बड़ा वाला चाप है, ये छोटी वाली चाप है, तो जो ऊपर वाली है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं और जो नीचे वाली है उसको हम लघु चाप कहेंगे। ऊपर वाली को क्यों दीर्घ बोला है, क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी चाप है। सर इससे पिछले वाली स्क्रीन दिखा देना। इससे पिछले वाली स्क्रीन ये है, इसमें यही ना, सेम ही है, इससे पिछले वाली स्क्रीन पे कुछ ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नो सर इससे पिछले वाली, अच्छा इससे पिछले वाली, ये थी इससे पिछले वाली, ठीक है, और इससे भी पिछले वाली ये थी, ओके सर, आपको चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां से हमने क्या सीखा, चाप क्या होती है। देखिए मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाइए आप, दोनों को मिला दीजिए, तो जो हिस्सा मिलेगा वो चाप कहलाएगी। आप दो तरह से मिला सकते हैं, एक बड़े साइड की, बड़े दूरी की साइड से, जैसे हमने यहां से मिलाई यदि, तो ये हमें बड़ा हिस्सा मिला तो इसलिए हम इसको दीर्घ चाप कहेंगे।
अगर आपने नीचे की साइड से मिलाई तो ये छोटा हिस्सा मिला, तो हम इसको छोटी तो नहीं, इसको हम लघु चाप कहते हैं, क्योंकि लघु का मतलब छोटी होता है ना, इसलिए हम इसको लघु चाप या माइनर आर्क कहते हैं। यस, सभी को समझ में आया? जल्दी से बताइए, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। नरेंद्र सिंह के नाम से हो बच्चा, आप कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या? आपकी आवाज कट रही है, अगर कुछ डाउट पूछ रहे हो। हाँ, उसी पे मैं आता हूँ। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं, समान को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? पहले ये बताओ, क्वेश्चन अच्छा है, जिसने भी ये पूछा है ना, यहां तक सभी को है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया। देखिए, ठीक है, अच्छा पहले इनके नाम के बारे में और कर लेते हैं, फिर मैं उस पर आता हूं कि यदि बराबर हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, पहले इन पर नाम पे कर लेते हैं कि इनका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों चाप हैं, फिर आप लिखोगे कैसे? क्या हमेशा ये लिखोगे कि दीर्घ चाप और लघु चाप? नहीं, दीर्घ चाप जो होती है जनरली उसके बीच में भी हम एक पॉइंट लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है आर, तो दीर्घ चाप को लिखेंगे हम पी आर क्यू, और चाप के लिए इस तरह का एक साइन आता है, इस तरह का एक निशान आ जाता है। तो पी आर क्यू, अगर ये तीन वो हैं, क्योंकि आर एक बीच में एक और अक्षर आ गया ना, होता क्या है कि जो भी दीर्घ चाप होती है ना, उसके बीच में भी हम कहीं ना कहीं एक बिंदु और लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं नीचे वाले की बात करूं तो ये लघु चाप थी, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं पी क्यू। ठीक है, इस पे भी इस तरह का चाप का निशान आता है। नाम में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इनका नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए, मैं इसी से रिपीट कर दे रहा हूं, इसी से ही रिपीट कर दो कि जो दीर्घ चाप है ना, यहां से शायद जल्दी से क्लियर होगा आपको कि जो दीर्घ चाप है उसको हम जनरली उसके बीच में एक और बिंदु ले लेते हैं। मान लो आपने यहां कहीं एक बिंदु ले लिया जिसका नाम कुछ भी ले लो, एस है, मान लो उसका नाम एस है, तो दीर्घ चाप के बीच में जनरली एक और बिंदु देंगे। जब भी क्वेश्चन में आपको देंगे तो एक और बिंदु ऑलरेडी देगा, जो भी एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको एक बिंदु दिया हुआ होगा। तो इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे पी एस क्यू, और चाप के लिए इस तरह का निशान लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, अब जो लघु चाप होती है उसके बीच में कोई बिंदु नहीं दिया जाता, तो इसलिए हम उसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। अब इससे पहचानने का तरीका हो गया ना, क्या हो गया कि मान लो इस तरह की चाप दे रखी है तो वो अपने आप ही लघु होगी ना, क्योंकि उसके बीच में कोई भी बिंदु नहीं है, केवल दो ही अंत बिंदु दे रखे हैं। जबकि इसमें बीच में हमें एक बिंदु दे रखा है, तो इसलिए ये दीर्घ चाप हो गई, इसलिए ये दीर्घ चाप हो गई। तो ये तो लघु चाप और दीर्घ चाप की बात थी। ठीक है, तो यहां से, हाँ यहां से ये सीखा है ना हमने, लघु चाप को हम इस तरह से लिखते हैं केवल दो ही बिंदुओं से, और दीर्घ चाप को हमने कैसे लिखा है, हमने कुछ इस तरह से लिखा है पी आर क्यू। यहाँ बीच में हमने एक बिंदु मान लिया आर, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी आर क्यू। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये आता है, एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि यदि दोनों चाप बराबर हो जाएं, अब देखिए दोनों हिस्से बराबर हैं तो कोई छोटा और बड़ा तो रहा नहीं, तो उस केस में हम दोनों ही हिस्सों को अर्धवृत्त बोलते हैं। क्योंकि बराबर कब होंगे, जब ये बिल्कुल बीचों बीच में आए, ठीक है, तभी तो बराबर होंगे। अगर ये बीचों बीच में आएगी तो ऊपर का हिस्सा भी बराबर और नीचे का हिस्सा भी बराबर होगा, तो ये दोनों ही वृत्त होंगे, लेकिन अर्धवृत्त कहलाएंगे। ये नीचे वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त, इंग्लिश में हम इसको सेमी सर्कल कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। यस, समझ में आया सभी को, यस और नो? जल्दी से बताइए, चाप का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चाप क्या होती है, दीर्घ चाप लघु चाप क्या होती है, यदि दोनों चाप बराबर हो जाएं तो क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, और अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने चैट ऑफ कर दी है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व। फिर से समझाइए। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। चाप के बारे में, किस चीज के बारे में, आप ये बताइए। सर ये अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त के बारे में, ठीक है। देखिए मैंने ये बोला कि यदि दोनों चाप बराबर हो जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो नीचे वाली है, मान लो ये लघु चाप थी, लेकिन ये बराबर, हम इस तरह से हमने पॉइंट लिए पी और क्यू की, नीचे वाली जो ग्रीन वाली है और ये जो रेड वाली है, ये दोनों क्या है, बराबर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ये बराबर हो गई तो इनमें से कौन सी दीर्घ होगी और कौन सी लघु होगी?
क्योंकि लघु और दीर्घ तो हम इसके आधार पर कह रहे थे ना कि जो बड़ी चाप है वो तो होगी दीर्घ चाप, जो छोटी चाप है वो होगी लघु चाप। लेकिन इस केस में तो दोनों बराबर हो गई, अब तो बड़ी और छोटी रही नहीं कोई सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी बराबर का हिस्सा है और जो नीचे वाला है वो भी बराबर का हिस्सा है। इसलिए हम इन दोनों हिस्सों को अर्धवृत्त कहते हैं, व्रत का आधा हिस्सा बराबर है, मतलब अब तो ये व्रत के आधे आधे हिस्से हो गए ना फिक्स। इसलिए हम ऊपर वाले को भी अर्धवृत्त कहेंगे, इंग्लिश में इसको सेमी सर्कल कहते हैं, और इसको भी हम अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, दोनों को सेमी सर्कल कहते हैं। आया समझ में? हर्ष कुमार के नाम से आ गया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 109 सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट तो मैंने वैसे भी बंद कर रखी है, बोल के कोई भी आंसर नहीं देगा। आपको LM दे रखा है ना, या हाईलाइट करके दिखा रखा है ब्लू कलर से, उसमें आपको ये बताना है कि जो LM है, ब्लू कलर से जो बता रखा है, नीले रंग से जो बता रखा है, वो आपको दीर्घ चाप है या फिर लघु चाप है, वो आपकी ये बताना है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है किसी को भी। किसी को भी जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत बढ़िया। देखिए ये तो आसान सवाल है, इसमें ज्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं। अगर आपको आता है तो आप तुरंत से आंसर कर दोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों का आंसर एकदम सही है। लास्ट 15 सेकंड्स और रुकते हैं, 15 सेकंड्स और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और है आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए देखिए ये तो बहुत ही आसान है, हमें क्लियरली दिख रहा है ना कि ये जो ब्लू कलर का, ये जो नीले रंग का हिस्सा, ये तो व्रत के छोटे से ही भाग को तो घेर रहा है, ये तो छोटा सा ही तो भाग है, इसका मतलब ये छोटा हो गया। तो छोटे को हम क्या कहते हैं, लघु, तो ये लघु चाप हो गई ना, ये क्या हो गई, लघु चाप। ठीक है, ये हो गई लघु चाप, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। हाँ ये तो बहुत ही आसान था, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अगली बार से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप आंसर करते हो ना, सबमिट करते हो आंसर, तो 2 बार चेक कर लिया करो। हाँ बताइए। अंजलि के नाम से जो बच्चा आपने अनम्यूट कर रखा है, कोई डाउट है क्या? अंजलि डावरा? नहीं, ठीक है। चलिए अभी मैं फिर से चैट ऑफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें भी जल्दबाजी में गलत मत कर देना, बस आपको ये बताना है कि जो चित्र में दिया गया है उसमें जो दीर्घ चाप, इसमें दीर्घ चाप की बात की है, दीर्घ चाप PRS को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये तो वैसे बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा हो गया ना अब क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए, इसमें तो बहुत ही आसान है, आपको क्लियरली दे ही दिया है। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, ऐसा क्यों? ये तो आसान है ना, इसमें दीर्घ चाप की बात की है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, देखिए ये तो आसान भी था, ये तो काफी आसान था, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें तो दे ही रखा है ना, इसमें तो चाप ही PRS दे दी। अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते तो यहाँ दीर्घ चाप PS देनी चाहिए थी। ठीक है, अब तो यहाँ PRS ही दे दी, तो PRS तो यही होगा ना, ऑप्शन बी। कंफ्यूज करने के लिए देखिए फिर से समझिए, आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए क्या हो सकता था, PRS की बजाय बस दीर्घ चाप PS दे के रखते,
अब दीर्घ चाप पीएस की मतलब ये वाली चाप होती ना फिर तो, ठीक है, फिर इसका नाम ये होता पीआरएस। दीर्घ चाप का नाम फिर क्या होता, पीआरएस। ठीक है, अभी तो बहुत ही आसान हो गया, क्वेश्चन में पीआरएस दे दिया, बस फिर तो बस इस पर सिंबल लगाना है। ये तो बहुत ही आसान था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब सभी बच्चे ये बताएंगे चाप समझ में आई आपको, चाप क्या होती है, दीर्घ चाप लघु चाप। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले सभी ये बताओ, सभी को समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, अरे बढ़िया, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अभी अभी सब कमेंट रोक दीजिए, सभी, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, हो गया। मैं अभी कमेंट बंद नहीं कर रहा हूं ताकि आप अपने डाउट्स लिख सको, कमेंट्स चालू ही हैं अगर आपको डाउट लिखने हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम वृत्तखंड के बारे में पढ़ते हैं। वृत्तखंड के बारे में अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, चाप के बारे में। ठीक है, अब जिस तरह से चाप दो तरह की होती थी, दीर्घ और लघु, उसी तरह वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं, दीर्घ और लघु। ठीक है, चलिए पहले हम वृत्तखंड देखते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। देखिए ध्यान से समझना है, जो चाप पढ़ी थी ना हमने, ये थी उन चाप के दोनों सिरों को, जो दो सिरे थे, जो दो पॉइंट थे, अगर आप उन दोनों को मिला दो तो इस तरह से आपको जो एक आकृति मिलती है वही वृत्तखंड कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात कर लेता हूं। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एक सर्कल ले लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, नया सर्कल ले लेता हूं, वहां से शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, मान लो ये एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अगर मैं इसके चाप की बात करूं, यदि मैं इसके चाप की बात करूं तो मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, कौन से, पी और क्यू। तो एक तो पी क्यू इसकी चाप हो जाएगी। जल्दी से बताइए, ये जो मैंने हाईलाइट की है ब्लू कलर से, ये इसकी लघु चाप होगी या दीर्घ चाप? ऑप्शन के हिसाब से बता दीजिए, ए मतलब लघु, बी मतलब दीर्घ। जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए और बी में से कौन सा सही होगा, ये लघु चाप होगी या दीर्घ चाप? ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं, बी तो ये वाली होगी ना, बी तो ये वाली होगी ना, बड़ी ये है, दीर्घ चाप ये होगी ना। अब आप क्लियरली देख लो ना, ब्लू और रेड में से, नीली और लाल में से कौन सी ज्यादा बड़ी है, क्लियरली दिख रहा है, रेड वाली। ठीक है, तो यहां से हम ये कहेंगे, हाँ ठीक है, मैं सबको इरेज कर देता हूं, सॉरी, मैं सबको यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको मैं फिर से समझा सकूं। ठीक है, यदि किसी चाप को, मान लो एक चाप की बात करते हैं, कौन सी, एक पी और ये हो गया क्यू, तो ये एक चाप हो गई। अभी मैं यहां लघु चाप की बात कर रहा हूं, किसी भी चाप की बात कर सकते हो, ये एक चाप की बात कर रहा हूं नॉर्मली। इसके दो हिस्से कौन कौन से हैं, एक तो हो गया पी और एक हो गया क्यू। यदि आप इन दोनों हिस्सों को मिला दो, यदि आप इन दोनों हिस्सों को मिला दो, तो यहां से देख रहे हो वृत्त कितने हिस्सों में बट गया, बता सकते हो कमेंट में, ये वृत्त कितने हिस्सों में बट गया, अभी ये वृत्त कितने हिस्सों में बट गया, जल्दी से बताओ इस लाइन को खींचने से। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने चाप के दोनों सिरे मिला दिए हैं, जिससे कि वृत्त दो हिस्सों में बट गया। अब जो दोनों हिस्से हैं वो दोनों हिस्से ही वृत्तखंड कहलाते हैं, मतलब ये वाला भी वृत्तखंड है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी वृत्तखंड कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अब मान लो मैं इनको नाम दे दूं, वृत्तखंड एक और वृत्तखंड दो। आप बता सकते हो बड़ा वाला वृत्तखंड कौन सा है, दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, बता सकते हो, एक या दो? दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, बहुत बढ़िया, एक। इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि ये होगा दीर्घ वृत्तखंड, और इसको मैं कह सकता हूं, फिर अपने आप ही दो छोटा है तो दो हो जाएगा लघु वृत्तखंड, दो क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। बस यही चीज यहां समझाई गई है कि यदि मान लो ये चाप थी, ये ग्रीन वाली, ये जो मैं अभी रेड कलर से बता रहा हूं, मान लो ये एक चाप थी, इसके दो हिस्से थे, एक तो पी और क्यू, इन दोनों को इस ग्रीन लाइन से मिला दिया तो इसने वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया, हिस्सा नंबर एक और हिस्सा नंबर दो, तो ये दोनों हिस्से इसके वृत्तखंड कहलाते हैं। अब जो हिस्सा नंबर दो है वो छोटा है, इसलिए हम इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये बड़ा है इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे।
ठीक है, इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक सर है, ये समान हो तो? वो समान हो तो फिर से अर्धवृत्त ही कहलाएगा। अगर दोनों समान हो तो फिर से देख लो ना, अगर दोनों समान हो तो ये लाइन यहाँ आएगी कहीं, तो ये दोनों इससे समान कब होंगे, जब आधा आधा बराबर रह जाएगा, फिर से अर्धवृत्त ही कहलाएगा। ठीक है, ओके सर। वो सेम ही क्वेश्चन है। चलिए इसको फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो यहां से हमें दो प्रकार के वृत्तखंड मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो दीर्घ वृत्तखंड, ये ऊपर वाला। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि दीर्घ वृत्तखंड ऊपर ही हो, वो तो इस डायग्राम में ऊपर है इसलिए मैं ऊपर वाला बोल रहा हूं। हो सकता है कई डायग्राम में ऊपर वाला लघु हो, तो वो तो आप डायग्राम को देख के आसानी से बता ही सकते हो। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड और दूसरा हो गया लघु वृत्तखंड। आया वृत्तखंड समझ में सभी के? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे। वृत्तखंड समझ में आया? कुछ नहीं है, देखिए चाप अभी समझ में आई थी, चाप के दोनों हिस्सों को मिला दो आपस में तो वो वृत्तखंड हो गया। बहुत ही आसान है, हाँ बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सभी के समझ में आया है ना? तो मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने चैट ऑफ कर दी है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 111, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 111, आंसर सभी को पोल में करना है, बहुत ही सिंपल सा है। डायग्राम देख के बताना है आपको कि जो ग्रीन कलर से दिया गया है ना, ग्रीन कलर से ये वाला, ये वाला कौन से प्रकार का वृत्तखंड होगा, मतलब कौन सा ये सेगमेंट होगा। वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं, तो एक कौन सा वृत्तखंड होगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही जल्दी आंसर किया है इसमें बच्चों ने, और सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान आसान कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज हम, कठिन कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पढ़ रहे, सब चीज आसान है, ये तो सब चीज आसान है, बहुत बढ़िया। क्या किसी को किसी को बोलना है कुछ? आंसर नहीं बताना, अगर कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। लास्ट 10 सेकंड। हाँ जी बताइए। सर लघु को छोटा ही बोलते हैं ना? सर आवाज हाँ, नहीं आ रही। लघु का मतलब छोटा नहीं, आवाज आ रही है तभी तो डाउट पूछ रहे हैं बच्चे, आवाज नहीं आती तो डाउट कैसे पूछते? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। नहीं आवाज आ रही है, आवाज एकदम सही आ रही है। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। सर चैट ऑन कर दो। हाँ 10 सेकंड और, 5 सेकंड बस, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा, ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जिसमें सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है ना, ये छोटा हिस्सा है ना, ये ग्रीन वाला तो छोटा हिस्सा है, जो बड़ा वाला है वो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको मैंने ब्लू कलर से बताया है। ठीक है, तो नीचे वाला तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा, नीचे वाला तो लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, माइनर सेक्टर जिसको कहेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ जी, आप में से काफी बच्चों का आंसर सही है कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये समझ में आया सभी के? ये तो आसान था वैसे भी, ये तो वैसे भी आसान था, पर जल्दी से फिर भी बता दीजिए, वृत्तखंड समझ में आया? वृत्तखंड क्या होगा? वृत्तखंड समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए वृत्तखंड समझ में आया है, तो चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम त्रिज्यखंड के बारे में बात करेंगे। अब हम उसको इंग्लिश में वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं, त्रिज्यखंड को हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्य, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने चाप के बारे में पढ़ लिया और वृत्तखंड के बारे में पढ़ लिया, वृत्तखंड। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो चाप भी दो प्रकार की थी, कौन सी? लघु और दीर्घ। वृत्तखंड भी दो प्रकार का था। सर बैटरी डाउन हो गई। लघु और दीर्घ, चार्ज लगा लीजिए। इस तरह के अनम्यूट करके बोलने से क्या होगा, चार्ज नहीं हो पाएगी ना। सर हाँ जी, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। नेटवर्क कैसी होगा, सिंपल सा वो है। अच्छा, कोई भी ऐसे अननेसेसरी ना तो अनम्यूट करके बोलेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे, देखो क्लास से निकाला भी जा रहा है, उन्हीं बच्चों को निकाला जा रहा है जो ऐसे ही बोल रहे हैं। पढ़ाई से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अब त्रिज्यखंड की बात करते हैं। चाप और वृत्तखंड सीख चुके हैं, त्रिज्यखंड पढ़ते हैं। त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का होता है, दीर्घ और लघु। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना है, चाप, सबका चाप से ही संबंध है।
यदि आप दोनों चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिला दो, तो त्रिज्यखंड मिलता है आपको। ठीक है, अगर दोनों सिरों को आपस में मिला रहे थे तो अभी वृत्तखंड मिल रहा था, अब यदि केंद्र से मिला दो तो आपको त्रिज्यखंड मिलेगा। कैसे? मान लो ये एक वृत्त था। अच्छा, इसको मैं दोबारा से समझा देता हूं क्योंकि यहाँ पूरा ही डायग्राम बना हुआ है, तो इसको हम फिर से ऐसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक हमारा वृत्त है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, ये मान लो एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र मान लो ये है कहीं, जिसका ये एक केंद्र है। ठीक है, अब केंद्र का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको क्लास 8 बजे फिक्स 8 बजे तक ही चलेगी क्लास। ठीक है, ठीक है, ये इसका केंद्र है जिसको मैंने सी लिख दिया। अब आप इसकी कोई भी एक चाप ले लीजिए, मान लो एक ये चाप हो गई जिसका नाम दिया है मैंने ए और बी, ए बी इसकी ये वाली चाप हो गई। ठीक है, अब चाप के दोनों हिस्से कौन से हैं ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक हिस्सा तो ए है और एक हिस्सा बी है। यदि, अब ध्यान से समझना है आपको, अब जो चाप के दोनों हिस्से हैं, ठीक है, चाप के जो दोनों सिरे हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों सिरों को यदि आप केंद्र से मिला दो, मतलब इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला दिया, तो ये वाला जो हमें हिस्सा मिला है, कौन सा? ये वाला जो हमें हिस्सा मिला है ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा और जो बचा वाला हिस्सा है वो भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने इनको केंद्र से मिलाया चाप के दोनों सिरों को, तो पूरा वृत्त दो हिस्सों में बट गया। एक तो ये छोटा वाला, तो ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, और एक ये बड़ा वाला, ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन यह क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा हिस्सा है तो हम इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और ये वाला जो बड़ा हिस्सा है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड का सिंपल सा। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे क्योंकि एक भी बच्चा अनम्यूट करता है ना तो डिस्टरबेंस आता है, इसलिए कोई भी सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से समझा रहा हूँ। हाँ, ये बात, ऐसे डाउट पूछ लिया करो पर आप अनम्यूट मत किया करो। अनम्यूट जब अननेसेसरी करते हो तो डिस्टरबेंस होता है। देखिए मैंने क्या बताया कि एक वृत्त है, उसका आप केंद्र मान लो, जो भी केंद्र होता है, मान लो ये इसका केंद्र है, इसका नाम ओ है। अब की बार मैंने ओ ले लिया है। आप कोई भी एक चाप ले लीजिए, चाप मान लो आप ले रहे हो ए और ये बी तक। ठीक है, ये एक चाप हो गई, ये यहां से लेके यहां तक एक चाप हो गई। ठीक है, अभी तक तो चाप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी कुछ नया नहीं है। अब क्या, चाप के ये दो सिरे हैं, कौन सा? एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। यदि आप इन दोनों सिरों को केंद्र से मिला दो, मतलब ए सिरे को भी आप केंद्र से मिला दो और बी सिरे को भी आप केंद्र से मिला दो, तो इस तरह क्या हुआ? इस तरह ये पूरा वृत्त दो भागों में बट गया। अब ये जो दोनों भाग हैं दोनों ही त्रिज्यखंड कहलाते हैं, दोनों ही सेक्टर कहलाते हैं। ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो ये कौन सा? ये बड़ा हिस्सा है त्रिज्यखंड का, ये वाला। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, और ये वाला छोटा हिस्सा है त्रिज्यखंड का, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये लघु त्रिज्यखंड है। आया समझ में त्रिज्यखंड क्या होता है? यस और नो? यस सर। आगे सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के कि त्रिज्यखंड आया। अब इससे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इतने, तब तक देखिए ये त्रिज्यखंड हो गया था। अब इसमें भी त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये वाला बड़ा हिस्सा है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटा वाला ये नीचे वाला छोटा हिस्सा है तो इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। सर बराबर हो तो यहां फिर से अर्धवृत्त बनेगा, तो आप कहीं भी ले जाइए, चाहे चाप बराबर हो, त्रिज्यखंड बराबर हो, वृत्तखंड बराबर हो, हमेशा आपको अर्धवृत्त ही मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 मैंने चैट ऑफ कर दिए। हाँ जी, सेमी सर्कल, बिल्कुल सही बात है, सेमी सर्कल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पोल अभी दिख जाएगा आपको कुछ सेकंड में, अभी सभी को पोल दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 113, आपको ये बताना है जो नीले रंग का हिस्सा है वो कौन से प्रकार का, हाँ वो क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है, आप ये बताइए कि वो क्या होगा? त्रिज्यखंड होगा, वृत्तखंड होगा? पहले तो ये दिखा देना। ठीक है, पहले आप ये आंसर कर दीजिए, फिर इससे पहले वाली स्क्रीन भी मैं दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। पहले सभी बच्चे इसको आंसर कीजिए।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छा। इसमें ना कंफ्यूज हो सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना तब आंसर करना। चारों ऑप्शंस पढ़ लेना तब आंसर करना। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए, काफी बच्चे वैसे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है। बहुत ही बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, इसमें भी देखिए हमें क्लियरली दिख रहा है। अभी पता है इसमें कहां डाउट आ सकता है आपको? आपको ये डाउट आ सकता है कि ये दीर्घ तो है, ये तो हमें पता चल गया, पर अब ये त्रिज्य खंड है या वृत्त खंड है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, देखिए मैंने वृत्त खंड क्या बताया था कि यदि आप चाप के दोनों हिस्सों को मिला दो, यहां तो ये चाप के दोनों हिस्से नहीं मिल रहे, यहां तो चाप के दोनों हिस्से किससे? केंद्र से मिल रहे हैं, ये और ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये त्रिज्य खंड बनेगा। ये क्या बनेगा? त्रिज्य खंड बनेगा। इसलिए हम क्या, अब ये तो दिखाए दीर्घ है, ये तो बड़ा वाला हिस्सा है ना, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अभी भी अब क्या होगा, अभी तो आपने अभी पढ़ा है ना ये त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, इसलिए बता पा रहे हो। आप याद कैसे रखोगे कि कौन सा त्रिज्य खंड और कौन सा वृत्त खंड है? तो देखिए इसको याद करने की मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसमें आप ये बताइए मुझे कि ये वाली, ये क्या होगी इस वृत्त की? क्या है ये? कोई बता सकता है कमेंट में लिख के? यदि मैं इसका नाम लूं ओ और ए, ओ ए क्या है इस वृत्त का? इस वृत्त के लिए ओ ए क्या हो जाएगी? ओ केंद्र है इसका, ये ध्यान रखना, ये केंद्र है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ओ ए क्या होगी? त्रिज्या। बहुत बढ़िया। और इसी तरह यदि मैं आपसे ओ बी की पूछूं तो ओ बी क्या है? ओ बी क्या है? सभी बच्चे बताएंगे ओ बी क्या होगी? ओ ए तो त्रिज्या होगी, ओ बी क्या होगी इसकी? बहुत ही बढ़िया, ओ बी इसकी त्रिज्या होगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां से हिंट समझ में आई कि ये जो त्रिज्य खंड है वो दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। एक तो ये त्रिज्या हो गई और एक ये त्रिज्या हो गई। तो यहां से पता होना चाहिए आपको कि ये त्रिज्य खंड है, ये वृत्त खंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे त्रिज्य खंड को कैसे याद रखना है? क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, इसलिए ये त्रिज्य खंड होगा। अब दीर्घ और लघु तो आप आसानी से पहचान ही पाओगे। समझ में आया सभी को त्रिज्य खंड क्यों है? यस और नो जल्दी से बताइए। याद रखोगे हमेशा कि त्रिज्य खंड का मतलब क्या है? दो त्रिज्याओं से बनेगा हमेशा वो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 114, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सब पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना तब आंसर करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना तब आंसर करना। क्वेश्चन क्या है कि जो इसमें लाल रंग से दिखाया गया ना, लाल रंग का हिस्सा, वो किस चीज को दर्शाता है? कौन से हिस्से को दर्शाता है? वो जो लाल रंग है, लाल रंग जो है वो कौन से हिस्से को दर्शाता है? पहले चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लेना। मैं क्या चैट ऑन कर दो? नहीं, पहले पोल में आंसर करेंगे। एक बार बच्चों को पोल में आंसर कर लेने दो, फिर हम चैट ऑन करेंगे। पक्का चैट भी ऑन करेंगे। पोल में कहाँ से आंसर दिए जाते हैं सर? ये क्लास के एंड में बताता हूं मैं, आप क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट याद कीजिए, आप दोनों कॉन्सेप्ट याद कीजिए। अगर याद कर लोगे आप कॉन्सेप्ट तो आप इसका आंसर सही। हाँ ये समान है। अच्छा, हाँ हाँ ये समान है, ये वृत्त का केंद्र है। मैं ये बताना भूल गया, ये वृत्त का केंद्र है, बिल्कुल ये वृत्त का केंद्र है। मान लो ये ओ है, ठीक है,
ये वृत्त का केंद्र है, बस इतना बता सकता हूं मैं। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं, इसमें 30 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। 30 सेकंड्स और बच्चे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड्स और 5 सेकंड्स बचे हैं बस। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये लाल रंग वाला हिस्सा बताना था आपको कि लाल रंग वाला हिस्सा क्या है। देखिए अगर आप, मैं इसको पहले पूरे को इरेज कर देता हूं, ये इसका सेंटर था। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो अगर मैं इसकी ए और बी की बात करूं तो ए बी तो इसकी चाप कहलाएगी ना, ए बी क्या कहलाएगी, इसकी चाप कहलाएगी, आर्क कहलाएगी, ठीक है, आर्क या फिर चाप होगी, ठीक है। अगर हम चाप के दोनों हिस्सों को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, वृत्तखंड। तो हमने चाप के दोनों हिस्सों को इस तरह से मिलाया तो इस तरह से ये हो गया वृत्तखंड, इस तरह से क्या हो गया, ये वृत्तखंड, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम और देखते हैं, और आगे कोई और भी कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, वृत्तखंड तो है, इतना तो पक्का है, ठीक है। अभी हम फिर से इसका नाम दे देते हैं, फिर से वही ए ओ बी। अब देखिए अगर आप यहां से देखोगे चाप के दोनों सिरों को, अब एक सिरा तो हो गया ए, दूसरा सिरा हो गया बी, यदि चाप के दोनों सिरों को आप केंद्र से मिलाओ तो कहां से मिला, ये यहां से यहां तक मिला, ये यहां से यहां तक मिला, तो इस तरह से जो मिलेगा हमें हिस्सा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे त्रिज्यखंड, उसे हम बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसका मतलब ये वृत्तखंड भी है और त्रिज्यखंड भी है, ठीक है, वृत्तखंड भी है और ये त्रिज्यखंड भी है, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए कि वृत्तखंड क्यों होगा। सर ये तो अर्धवर्त नहीं हो गया। हाँ बिल्कुल, और ये अर्धवृत्त भी है, बिल्कुल सही बात है, ये अर्धवृत्त भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्कल होता है, वो वृत्तखंड भी होता है और त्रिज्यखंड भी होता है, ठीक है। आया समझ में सभी के कि जो तो सर, हाँ बताइए सर जो मतलब अर्धवृत्त हो तो हर कोई सर्कल वृत्तखंड और त्रिज्या तो नहीं होते अर्धवृत्त में। हाँ सभी अर्धवृत्त, बिल्कुल, कि कोई से भी अर्धवृत्त की बात कर लो आप, वो वृत्तखंड भी होगा और त्रिज्यखंड भी होगा, ठीक है, सभी अर्धवृत्त। क्योंकि वो सीधा देख लो ना, अर्धवृत्त है तो उसमें दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होगा, इसलिए वो त्रिज्यखंड होगा, और वृत्त का तो वो हिस्सा ही है, इसलिए वृत्तखंड तो होगा ही होगा। यस, सभी को समझ में आया, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ जी, होमवर्क की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आज की क्लास तो वैसे यहीं तक थी, अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। जल्दी सभी वर्कबुक निकाल लो अपनी, सभी बच्चे वर्कबुक निकालेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में ना सभी बच्चे होमवर्क जरूर करते जाना, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चे होमवर्क जरूर करते जाना इसमें। चलिए, सबसे पहले हमने वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में पढ़ा था, तो बस आप प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लो सॉल्व, ठीक है। सर पेज नंबर बता दो। पेज नंबर में बता देता हूं, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 वन में, ठीक है। पेज नंबर 92 पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 4.1 का, बस इसका होमवर्क इतना ही था। इसके बाद हम अगले उस पे जाते हैं। अच्छा, अगला वो नीचे आएगा शायद, हाँ, दीर्घ चाप और लघु चाप, कॉन्सेप्ट 6 पर आना है अब डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट 6 पर आना है, पेज नंबर 94 पर, 94। इसकी प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन 1, इसकी चारों पार्ट, तीनों पार्ट ये करने हैं होमवर्क में। 6.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों ही सॉल्व करने हैं आपको। 6.1 का क्वेश्चन 1 और 2, तो पहले क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2
1। ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1। ये हो गया। अभी लास्ट बस त्रिज्य खंड की और वो आते हैं कॉन्सेप्ट त्रिज्य खंड पर। लास्ट प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और ये वाला क्वेश्चन और, ठीक है। इसके लिए ये डायग्राम दे रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन 2 और सॉल्व करना है। 5 तक गिन रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, बस इतना ही होमवर्क था आज के लिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट गुड नहीं है तो नाइट बस सर, बाय क्लास सर। यहीं तक थी। ओके, बाय 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 बाय, गुड नाइट बाय एवरीवन।